पुर्तगालियों ने जिस तरह भारतीय समुद्री व्यापार पर कब्जा किया था, वो कहानी अपने आप में कमाल है। उनके जहाज, उनकी तोपें, सब कुछ उस समय के हिसाब से लाजवाब था। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इतिहास में कोई भी बादशाहत हमेशा के लिए नहीं रहती। बहुत जल्द एक नई यूरोपीय ताकत ने दस्तक दी और मुकाबले का एक नया दौर शुरू हुआ। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे डच और खास तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने की। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो सिर्फ तारीखों और नामों का ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी धीरे धीरे इस देश की सियासत पर हावी हो गई। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि कूटनीति की है, धोखे की है, नौसैनिक ताकत और बदलते हुए पावर बैलेंस की है। और हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी रियायतें और मामूली सी लगने वाली घटनाएं आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। तो चलिए डचों से शुरू करते हैं। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। स्रोत साफ कहते हैं कि डचों की असली दिलचस्पी तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया के मसालों में थी। तो फिर वो भारत क्यों आए? मतलब अगर मंजिल इंडोनेशिया थी तो वो भारत में क्यों रुक गए? ये सवाल बहुत शानदार है और इसका जवाब उस दौर की बिजनेस स्ट्रैटेजी में छिपा है, जिसे हम त्रिकोणीय व्यापार या कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड। त्रिकोणीय व्यापार? हाँ, डच जब इंडोनेशिया के मसाला बाजारों में पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी अजीब सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनके पास ऐसा कुछ खास था ही नहीं जो वो मसाला बेचने वालों को बेच सकें। मतलब यूरोप का सामान वहां किसी को चाहिए नहीं था। अच्छा, मतलब उनके पास खरीदने के लिए पैसा तो था, लेकिन बेचने के लिए सही माल नहीं था। एकदम सही। और उन्होंने जल्दी ही इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सामान, खासकर गुजरात और कोरोमंडल के सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। ओह! तो उन्होंने एक प्लान बनाया, भारत से कपड़ा खरीदो, उसे इंडोनेशिया में ऊंचे दाम पर बेचो और उस मुनाफे से मसाले खरीदकर सीधे यूरोप ले जाओ। इस तरह भारत उनके पूरे मसाला व्यापार के सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन गया। वाह! मतलब भारत उनके लिए एक तरह से एटीएम मशीन बन गया, जहां से वो लोकल करेंसी यानी कपड़ा निकालते थे ताकि आगे जाकर मसाले खरीद सकें। इसी वजह से उन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई होगी। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि उनकी ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर ही थीं, जैसे पुलिकट जो काफी समय तक उनका हेडक्वार्टर रहा, या बंगाल में चिंसुरा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया का रास्ता ज्यादा आसान और सीधा था। हालांकि उन्होंने सूरत और कोचीन जैसी जगहों पर भी अपनी पकड़ बनाई, लेकिन उनका फोकस हमेशा पूर्व में रहा। लेकिन भारत में उनका सफर इतना आसान भी नहीं था। अंग्रेजों के साथ उनकी दुश्मनी तो जगजाहिर थी। दुश्मनी कहना शायद कम होगा। ये एक जानलेवा मुकाबला था। इसकी सबसे भयानक मिसाल है 1623 का अम्बोइना हत्याकांड। इंडोनेशिया के अम्बोइना द्वीप पर डचों ने कुछ ब्रिटिश व्यापारियों और उनके जापानी सिपाहियों को पकड़कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस एक घटना ने दोनों कंपनियों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो दशकों तक नहीं गिरी। तो क्या उन्होंने कभी सुलह करने की कोशिश नहीं की? कोशिशें हुई, जैसे 1667 में एक समझौता हुआ जिसमें एक तरह से काम का बंटवारा किया गया। डचों ने कहा, ठीक है, हम भारत में तुम्हारे व्यापार में दखल नहीं देंगे, और बदले में अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, हम इंडोनेशिया को तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे समझौते ज्यादा दिन नहीं चलते जब मुनाफा इतना बड़ा हो। और आखिरकार फैसला जंग के मैदान में ही हुआ। हाँ, और वो मैदान था बंगाल का। 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि भारत में उनकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये इतिहास की एक रिले रेस की तरह है। पुर्तगालियों ने बैटन डचों को थमाई और डचों से वो बैटन अंग्रेजों ने छीन ली। और यहीं से अंग्रेजों की कहानी शुरू होती है, जो शायद इतिहास की सबसे हैरान करने वाली कहानियों में से एक है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कोई देश नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, बल्कि 1599 में बनी एक प्राइवेट कंपनी थी, कुछ व्यापारियों का समूह। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक कंपनी ने एक साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। इसे समझने के लिए हमें उस दौर की यूरोपियन सोच को समझना होगा, जिसे वणिकवाद या मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। मर्केंटाइलिज्म? हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि एक देश की ताकत उसके सोने चांदी के भंडार से तय होती है, और ये भंडार व्यापार से बढ़ता है। इसीलिए सरकारें अपनी कंपनियों को दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए एकाधिकार मतलब मोनोपोली देती थीं। मकसद साफ था, सारा मुनाफा अपने देश में आए, किसी और के पास न जाए।
एकाधिकार का शाही चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में उन्हें 15 साल के लिए पूरब से व्यापार करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर से सूरत पहुंचे और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए, लेकिन उन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत नहीं मिली। मुगल तो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को मना क्यों कर दिया? वजह थी पुर्तगालियों का दबदबा। जमीन पर मुगलों का राज था, लेकिन समुद्र के बादशाह पुर्तगाली थे। मुगल दरबार में उनका अच्छा खासा असर था। उन्होंने जहांगीर के कान भरे कि अगर अंग्रेजों को इजाजत दी तो हम अरब सागर में आपके हज यात्रियों के जहाज़ों और व्यापार को रोक देंगे। और जहांगीर ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि एक नई कंपनी के लिए पुराने और ताकतवर पार्टनर से दुश्मनी करना समझदारी नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। 1612 में सूरत के पास समुद्र में कैप्टन थॉमस बेस्ट की अगुवाई में एक छोटे से अंग्रेजी बेड़े ने पुर्तगालियों के 4 बड़े जहाज़ों को बुरी तरह हरा दिया। और ये एक असली टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक लाइव डेमो था। मुगलों ने अपनी आंखों से देखा कि ये नए व्यापारी सिर्फ सामान बेचना ही नहीं, लड़ना भी जानते हैं और समुद्र में पुर्तगालियों से बेहतर लड़ते हैं। अच्छा। इस एक जीत ने मुगलों को भरोसा दिला दिया कि अंग्रेज पुर्तगालियों की ताकत को बैलेंस कर सकते हैं। इसी भरोसे का नतीजा था कि 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली पक्की फैक्ट्री बनाने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो के मिशन ने तो इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। तो सूरत से शुरुआत हो गई, लेकिन एक फैक्ट्री से पूरे भारत में फैलने का सफर कैसे तय हुआ? स्रोत बताते हैं कि इसकी कहानी 3 बड़े शहरों से जुड़ी है, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। बिल्कुल। कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग तटों पर अपने मजबूत अड्डे बनाने शुरू किए। हर शहर के बसने की अपनी अलग कहानी है। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के स्थानीय राजा से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पट्टे पर लिया। यहीं पर उन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसी किले के चारों ओर मद्रास शहर बसा, जो पूर्वी तट पर कंपनी का हेडक्वार्टर बना। और बॉम्बे की कहानी तो और भी मजेदार है। वो तो अंग्रेजों को दहेज में मिला था। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। बॉम्बे के 7 द्वीप पहले पुर्तगालियों के पास थे। 1661 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई, तो पुर्तगालियों ने ये द्वीप उन्हें दहेज में दे दिए। जरा सोचिए, भारत का एक हिस्सा यूरोप की एक शाही शादी में तोहफे की तरह दिया जा रहा है। गजब है। यानी आज का मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, उसकी शुरुआत एक शाही शादी में दिए गए दहेज से हुई थी, और कंपनी को वो मिला सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर। हाँ, ये तो इतिहास का सबसे बड़ा रियल एस्टेट सौदा लगता है। अब कह सकती हैं, राजा के लिए बॉम्बे को संभालना मुश्किल और खर्चीला था, तो उन्होंने 1668 में इसे कंपनी को बहुत मामूली किराए पर दे दिया। बाद में जब मराठा हमलों की वजह से सूरत असुरक्षित होने लगा, तो कंपनी ने अपना पश्चिमी मुख्यालय सूरत से हटाकर इस नए, ज्यादा सुरक्षित द्वीप यानी बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। तो दक्षिण में मद्रास और पश्चिम में बॉम्बे कंपनी के 2 मजबूत किले बन चुके थे। लेकिन भारत का सबसे अमीर सूबा तो बंगाल था। क्या वहां भी उन्होंने इसी तरह कोई शहर बसाला? हाँ, बंगाल की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत 1690 में हुई, जब जॉब चारनॉक नाम के एक अंग्रेज ने हुगली नदी के किनारे सुतानाती गांव में एक फैक्ट्री बसाई। इसके 8 साल बाद 1698 में कंपनी ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने स्थानीय जमींदारों से 3 गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीद ली? मतलब अब वो टैक्स भी वसूल सकते थे? बिल्कुल। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि इन गांवों के टैक्स वसूलने वाले मालिक भी बन गए हैं। इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव पड़ी, और यहीं बना फोर्ट विलियम, जो पूर्वी भारत में ब्रिटिश ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बना। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मुगल उन्हें सब कुछ आसानी से करने दे रहे थे। 1686 में उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने की भी तो कोशिश की थी, और मुंह की खानी पड़ी थी। बिल्कुल, ये कंपनी के अहंकार का नतीजा था। उन्हें लगा कि वो बंगाल में अपनी मनमानी कर सकते हैं, और उन्होंने हुगली पर हमला कर दिया। ये औरंगजेब का दौर था। मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी।
मुगल सेना ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और बंगाल से खदेड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कंपनी ने हार मान ली तो औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया। क्यों? एक बादशाह जिसने उन्हें हराया वो उन्हें वापस व्यापार करने की इजाजत क्यों देगा? यहीं पर हमें उस दौर के जटिल रिश्ते समझ में आते हैं। औरंगजेब जानते थे कि कंपनी भले ही जमीन पर कमजोर हो, लेकिन समुद्र में उसकी ताकत की जरूरत मुगलों को भी थी। भारत का विदेशी व्यापार और मक्का जाने वाले हज यात्रियों की सुरक्षा, इन दोनों चीजों के लिए मुगल अंग्रेजी जहाजों पर निर्भर थे। ओह, तो ये एक तरह की मजबूरी थी। हाँ, एक तरह से। इसलिए औरंगजेब ने उन्हें सबक सिखाने के बाद वापस व्यापार करने की इजाजत दे दी, लेकिन एक भारी जुर्माना लगाकर। ये दिखाता है कि उस समय दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते थे, वे एक दूसरे पर निर्भर थे। और फिर आया साल 1717। ये कंपनी के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह फरूख शेर के फरमान की, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है ना? हाँ, एक बहुत दिलचस्प कहानी। बादशाह फरुखसियर एक बहुत दर्दनाक बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली में एक ब्रिटिश मिशन आया हुआ था जिसमें विलियम हैमिल्टन नाम का एक सर्जन भी था। उस सर्जन ने बादशाह का कामयाब इलाज कर दिया। बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने इनाम में कंपनी को कुछ ऐसा दे दिया जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। तो क्या थीं वो रियायतें जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी? सबसे बड़ी और सबसे अहम रियायत बंगाल के लिए थी। कंपनी को सिर्फ 3,000 रुपए सालाना के एक मुश्त भुगतान के बदले बंगाल में बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए व्यापार करने की पूरी आज़ादी मिल गई। सोचिए, बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबे था और कंपनी को वहां अनलिमिटेड फ्री ट्रेड का पास मिल गया। और इसी के साथ उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार भी मिला। ये दस्तक क्या बला थी? अगर कंपनी के किसी सामान के साथ ये दस्तक लगा है तो उसे कोई भी मुगल अधिकारी टैक्स के लिए नहीं रोक सकता था। ये सिस्टम कंपनी के व्यापार को आसान बनाने के लिए था, लेकिन यहीं से बेईमानी का एक नया दरवाजा खुला। कैसे? कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे। वो अपना खुद का माल भी कंपनी का बताकर बिना टैक्स दिए बेचने लगे। इतना ही नहीं, वो ये दस्तक भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर बेचने लगे। ओह, तो इससे तो मुगल खजाने को बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। इससे बंगाल के नवाब के खजाने को भारी नुकसान होने लगा और यही दस्तक का झगड़ा आगे चल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना, जिसका अंत प्लासी की लड़ाई में हुआ। तो इस एक फरमान ने कंपनी को बंगाल में असीमित आर्थिक ताकत दे दी। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें कलकत्ता के आसपास और गांव किराए पर लेने की इजाजत मिली और बॉम्बे में कंपनी की टकसाल में बने सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की मान्यता दे दी गई। इस फरमान ने कंपनी को एक मामूली व्यापारिक इकाई से एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बनने की राह पर डाल दिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, एक कंपनी जो जहांगीर के दरबार में एक फैक्ट्री के लिए गिड़गिड़ा रही थी, वही कंपनी 100 साल के अंदर इतनी ताकतवर हो गई। स्रोत में एक बहुत मार्मिक तुलना की गई है कि यही कंपनी जो कभी याचक थी, लगभग 150 साल बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने उनके शहजादों के कटे हुए सिर एक ट्रे में पेश करेगी। एक कवाली का शेर याद आता है, जब वो ताजिर बन के आए थे तो फकीरी में भी एक शाही थी। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है। अंग्रेजों की इस कामयाबी के पीछे कई वजहें थीं। उनकी नौसेना की ताकत सबसे अहम थी। उनकी कूटनीति, जिसमें वो भारतीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। उनके यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों यानी पुर्तगालियों और डचों का कमजोर पड़ जाना, और सबसे बढ़कर फरुखसियर के फरमान जैसी रियायतें, जिसने उनकी आर्थिक ताकत को पंख लगा दिए। इन सब ने मिलकर वो मंच तैयार किया जिस पर वो एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति बन गए। ये सब सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना तो बनता है। जरूर, और वो सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। सवाल ये है, ये कैसे मुमकिन हुआ कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बना एक कॉरपोरेशन, एक प्राइवेट कंपनी, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े और अमीर उपमहाद्वीपों में से एक पर राज करने वाली राजनीतिक और सैन्य ताकत बन गई? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये कॉरपोरेट पावर और एक देश की संप्रभुता के बीच के रिश्ते पर भी सवाल उठाता है, जो आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है।